हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज तारीख 30 नवंबर 2020, दिन सोमवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। आपकी गाड़ी व्हीकल वाहन को लेकर भी एक नया नियम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ अच्छे अपडेट्स हैं। बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। रेल यात्रियों के लिए एक नया नियम निकल कर आ रहा है, जानेंगे। और साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के क्या रेट्स चल रहे हैं वो भी जानेंगे। और साथ ही कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर भी क्या कुछ अपडेट्स हैं। आइए फटाफट से नजर डालते हैं एक एक करके आज की देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा आज चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज ही है और कुछ खास एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वृषभ राशि वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण की तिथि और समय क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो बता दूं आपको, आज 30 नवंबर 2020 को 4 घंटे और 18 मिनट का होगा ये चंद्र ग्रहण। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का भारत पर क्या असर होगा, आइए आपको लाइव अपडेट्स बताता हूँ। चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग भी अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में लाइव स्ट्रीम दे दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। और बाकी वैसे चंद्र ग्रहण कब होता है पता आपको, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में आ जाती है। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है और चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं। ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। भारत में इसके असर की बात करें तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण ही नहीं माना जाता है, इसलिए इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर कोई सूतक वगैरह नहीं लगा है। हालांकि फिर भी कुछ ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग कुछ राशि से संबंधित लोगों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है और इसीलिए इस राशि के लोगों को ग्रहण काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, है ना। ये एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं। और बाकी चंद्र ग्रहण का प्रारंभ जो होगा 30 नवंबर 2020 की दोपहर 1:04 से होगा, ठीक है। और ग्रहण का मध्यकाल रहेगा 3:13 पर और ग्रहण की समाप्ति होगी शाम को 5:22 पर। ओके, चलिए अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट को लेकर एक तो नियम बदल चुका है। यहाँ मिनिमम बैलेंस का नियम बदल गया। अब आपको इतने पैसे रखने पड़ेंगे। हालांकि ये पोस्ट ऑफिस का जो नया नियम है ये अगले महीने की 12 तारीख यानी कि 12 दिसंबर से लागू होगा। और इस नियम के लागू होने के बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में कम से कम 500 रुपए जमा रखने पड़ेंगे, अन्यथा आपके खाते से चार्ज लग सकता है। ये देख सकते हैं आप, इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है। मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ Rs 500 इन योर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बाय 12 दिसंबर 2020 टू अवॉइड मेंटेनेंस चार्ज। यानी कि 12 दिसंबर के बाद आपको आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में कम से कम 500 रुपए मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने दिन ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो अब यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा आपको। चार्ज कुछ नहीं, 500 रुपए आपको सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन करने हैं। ओके, अगली खबर देखिए। रेल मंत्री ने खुद बड़ा ऐलान किया है। हर एक रेलवे स्टेशन पर आपको केवल कूलर में चाय मिलेगी। प्लास्टिक के कप डिस्पोजल वगैरह में अब आपको चाय नहीं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल आने वाले समय में दोस्तों देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ कूलर जो होता है ना, वो मिट्टी का पका हुआ, उसी में आपको चाय मिलती दिखेगी। प्लास्टिक के कप वगैरह ये नहीं चलेंगे, वहां पर बंद हो जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। ये ऐलान खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। हालांकि फिलहाल अभी भी देश में 400 रेलवे स्टेशनों पर कूलर में ही चाय मिलती है, लेकिन बहुत जल्द देश भर के सभी रेलवे स्टेशन पर आपको सिर्फ और सिर्फ कूलर में चाय मिलेगी। तो ये अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको एक वैज्ञानिक रिसर्च भी बताई थी कि प्लास्टिक के डिस्पोजल जो होते हैं इनके अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं जो गर्म चाय डालने के बाद आपकी चाय में इंक्लूड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं आपके हमारे शरीर के लिए। चाय डिस्पोजल में पीना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और इसके अलावा भी कूलर जो होता है वो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होता इससे। तो ये वाकई में रेलवे की अच्छी पहल है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, दिसंबर का महीना लगने ही वाला है। आज 30 तारीख तो हो ही गई है, बस लास्ट डे तो है इस महीने का, 31वां भी नहीं है नवंबर तो मतलब कल से तो 1 तारीख हो जाएगी। ऐसा में दिसंबर में कई सारी बैंकों की छुट्टियां आ रही है। अगर आपका बैंक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में लगभग 14 दिन की छुट्टी रहेगी बैंकों की। जी हाँ, किस किस दिन, तो सबसे पहले तो बता दूं 3 दिसंबर को बैंक बंद रहेगा। किसके कारण, तो 3 दिसंबर को कनकदास जयंती और फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर है। इसकी वजह से हालांकि पूरे देश में नहीं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जहां इनका फेस्टिवल का महत्व ज्यादा है वहां पर बैंक बंद रहेंगे। अच्छा, 3 के बाद बाकी 6 तारीख को रविवार होने के कारण देश भर में संडे के बैंक हॉलीडे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 12 दिसंबर को महीने का सेकंड सैटरडे है, तो भी पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। और इसके बाद 13 तारीख को रविवार आ गया वापस। और फिर बात करें इधर तो गोवा में 17 दिसंबर को लासोंग पर्व है, 18 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी यू सोसोथम है, 19 को गोवा लिबरेशन डे की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20 तारीख को रविवार होने के कारण वापस वीकली हॉलीडे आ गया। 2 दिन की क्रिसमस की छुट्टी भी रहेगी बैंकों की, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। और वापस 26 दिसंबर को महीने का 4th सैटरडे आ गया यानी चौथा शनिवार, तो इसका भी वीकली अवकाश रहेगा। और 27 दिसंबर को संडे आ गया। और फिर 30 दिसंबर को यू किंग नांगबाह करके और 31 दिसंबर को ईयर्स ईव होने के कारण कुछ
राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। तो ये रहा दिसंबर की बैंक हॉलीडेज का संबंधित अपडेट। और चलिए बात करें अगले अपडेट में, तो खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया और दिल्ली गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% सरकारी कर्मचारी जो है ना, वो अब घर से ही काम कर पाएंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को चॉइस कर सकते हैं। हालांकि ग्रेड 1 और आला अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा और बाकी जो लगभग 50% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है ना, वो घर से ही काम कर पाएंगे। तो ये दिल्ली सरकार का फैसला है। और कोरोना से संबंधित कुछ और खबरें भी है, मैं आपको थोड़ा अपडेट आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन। तुरंत आप भी ये काम कर ले। जी हाँ, अगर आपकी भी कार बाइक से चलते समय पीछे से अगर धुआं निकलता है ना, तो जरा सतर्क हो जाइए। दरअसल दोस्तों, पोल्यूशन को लेकर सरकार लगातार नियम कठोर करती जा रही है और नए साल में प्रदूषण से संबंधित नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी भी पड़ सकता है। जनवरी 2021 से यानी कि नए साल से ही सड़क पर धुआं उड़ाती हुई कारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी ही कैंसिल कर दिया जाएगा और पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर जुर्माना पहले से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा चुका है। यानी कि आप धुएं वाली गाड़ी लेकर निकलते हो और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है ना, तो 10,000 रुपए तक का तो फाइन लग सकता है। इसके अलावा आपकी आरसी भी कैंसिल हो सकती है। तो आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस पहले से ही प्रॉपर रखें और चेकअप वगैरह करवा ले, जरूर सर्विस टाइम पर करवाते रहें, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, एक स्टडी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि आपको पता होगा, जब से कोरोना महामारी आई और लॉकडाउन वगैरह लगा, उसके बाद कई सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, राइट। और ऐसे में देखिए जरा, वर्क फ्रॉम होम के कारण भारतीयों के वर्किंग आवर्स में 32 मिनट की बढ़ोतरी हुई है। सुबह शाम ज्यादा काम होता है। ये एक चार्ट में ग्राफ भी देख सकते हैं आप, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान और फिर इधर भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर इस ग्राफ में बताया गया कि आखिर कितने कितने मिनट की जो बढ़ोतरी किन किन देशों में देखने को मिली। सबसे ज्यादा इजराइल में हुई, 47 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है काम करने के आवर्स में, है ना। मतलब कितना फर्क पड़ता है ऑफिस से और घर से काम करने में, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए जरा। भारत में सिंगापुर ने किया सबसे बड़ा निवेश, मॉरिशस को पीछे छोड़कर दूसरे पायदान पर पहुंचा अमेरिका। जी हाँ, कोरोना संकट के मुश्किल दौर में भी भारत जो है ना, वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को लाने में सफल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली 6 माह यानी कि अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया। इस दौरान सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का एफडीआई किया। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि फॉरेन का निवेश जब भारत में होता है ना, तो एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इससे अच्छी बात है भारत के लिए वाकई में। अगली खबर देखिए, महामारी की वजह से निजी वाहनों का महत्व भी बढ़ा, लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आकर्षण घटा है। ये भी एक सर्वे में इस बात का पता चल रहा है दोस्तों कि जब से कोरोना महामारी आई ना, उसके बाद लोग बाग जो है ना, अपने खुद के निजी वाहनों से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ये है कि लोग बाग अपनी खुद की मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह से कहीं आना जाना ज्यादा चॉइस कर रहे हैं के बजाय कैब का यूज लेना, या जैसे कि रेलवे का हो गया या रोडवेज का हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कम ले रहे हैं, टैक्सी सेवाओं का हो गया, जबकि खुद के वाहनों का यूज ज्यादा ले रहे हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस महामारी के चलते। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। जल्द ही विंडोज 10 में भी चल सकेंगे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। प्रोजेक्ट लेट से काम होगा आसान। दरअसल प्रोजेक्ट लाटे जो ना, ये लेट या लाटे जो कुछ भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे कि आपके पीसी सिस्टम विंडोज 10 पर एंड्रॉइड एप्स भी सपोर्ट हो जाएंगे सीधे ही। हालांकि अभी भी चलने के कई सारे तरीके हैं, इम्यूलेटर वगैरह से हम चला सकते हैं, जैसे कि ब्लू स्टैक हो गया, MSI ऐप प्लेयर वगैरह वगैरह, बहुत सारे इम्यूलेटर ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इनके लिए हाई ग्राफिक्स कंप्यूटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत जल्द आपको हो सकता है विंडो 10 में ऐसी सिस्टम टेक्नोलॉजी देखने को मिले कि सीधे आपके एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट हो जाएंगे। देखते हैं आखिर कब तक आती है। और अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है, फिर भेजा बातचीत का प्रस्ताव। दरअसल आपको पता होगा, सरकार के कुछ नए कृषि कानून से जो किसान भड़के हुए हैं, उस परिस्थितियों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हजारों किसान जो हैं, वो रविवार को भी सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर भी देख सकते हैं आपके किसान किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आग्रह किए जाने के बावजूद किसान बॉर्डर से टस से मस होने को तैयार भी नहीं है। हालांकि इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर ये भी खबर है कि दिल्ली की घेराबंदी करेंगे किसान अगर सरकार कोई भी उनका फैसला नहीं मानती। तो ये कहना किसान संगठन की तरफ से। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा में देश के 450 किसान संगठन शामिल हैं और उन सभी ने एक साथ मिलकर 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो सरकार से बातचीत और अन्य विषयों पर फैसला भी लेगी। और ऐसे में दोस्तों देखिए, हिमाचल किसान सभा ने भी बड़ा ऐलान किया कि 1 दिसंबर तक स्थिति अगर साफ नहीं हुई तो फिर दिल्ली की कूच कर देंगे। किसान भाई लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं सरकार के कुछ नए नियमों के चलते। हालांकि इसी बीच एक राहत की खबर ये भी आ रही है कि प्रतिबंधित संगठन SFJ ने किसान आंदोलन को 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। दरअसल राजधानी दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जमे हुए हैं। ये आंदोलनकारी किसान सरकार से कृषि कानूनों को
को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ ने उनके लिए $10 लाख तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। इससे क्या है कि किसानों को जो आंदोलन के दौरान कोई नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुए, चोटें वगैरह आई, तो उनको वापस आर्थिक सहायता मिल सके, इसीलिए ये 7.5 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाई लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर भी किसान बोले कि सशर्त बातचीत का आह्वान ठीक नहीं है, आज इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों का विरोध चल रहा है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। वैसे तो दोस्तों प्रशासन जो है वो किसानों को कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाई लोग भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और देखते हैं आज और सरकार के साथ अगर इन किसान भाई लोगों की बातचीत हो पाती है तो क्या फैसला बनता है और किसानों के बीच क्या समझौता होता है। जो कोई भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए एक अगली खबर बहुत ही अच्छा अपडेट भी है कि अब बादलों से गिरे सूरज से भी चार्ज हो जाएगा सोलर पैनल। लूम सोलर ने एक नया प्रोडक्शन या उत्पाद दिया है। दरअसल वैकल्पिक एनर्जी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सोलर एनर्जी जो है ना वह हमारी ऊर्जा का जरूरत का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। सोलर एनर्जी की मांग भी बढ़ रही है और इसी को देखते हुए इस क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग भी हो रहे हैं। और ऐसा ही एक नया प्रयोग देखा गया, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल विकसित किया गया। ये सोलर पैनल आम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से काफी अलग है और इनमें होता है कि सूरज की कम रोशनी में भी बिजली तैयार की जा सकती है। इस पैनल की लाइफ भी अन्य पैनल से ज्यादा होती है। तो बहुत जल्द हो सकता है आपको सोलर एनर्जी में ये टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिले कि कम बादल जो आएंगे, मतलब रोशनी कम आ रही है, बादल छाए हुए हैं, उस दौरान भी आपका सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करता रहेगा, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए जरा दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते महंगे हो सकते हैं फल सब्जी, किसान आंदोलन से सप्लाई पर असर पड़ रहा है इसका। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हाल ही में खबरों में बताया कि किसान भाई लोग काफी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। इसके चलते मसला ये बन रहा है कि देश में कई एरियाज में जो है ना फल सब्जी का प्रोडक्शन और सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा और इसके चलते हो सकता है कि आपको इन दिनों के दौरान कुछ फल सब्जियां वगैरह मंडियों में महंगाई देखने को मिले, तो इसका असर आम आदमी पर भी पड़ सकता है ना। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बात करें मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे उत्तर भारत में भीषण ठंड के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से भारी बारिश भी हो सकती है। जी हाँ, IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा कि उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीतलहर भी चल सकती है। IMD का ये पूर्वानुमान है कि दोस्तों उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है दिसंबर से फरवरी के बीच में। और इसके अलावा दोस्तों आज संपूर्ण भारत के 30 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश बौछारें देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में हल्के के आसार है। तो ये मौसम समाचार है। और वही बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है, तो क्योंकि कल तो संडे था, सराफा बंद ही था शेयर स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो ऐसे में साप्ताहिक रेट देखिए गोल्ड जो है वो 3 सप्ताह में 4000 रुपए तक सस्ता हुआ। प्रति 10 ग्राम का करंट रेट की अगर बात करें तो पिछले 3 सप्ताह में सोने में तो तकरीबन 4000 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी में इतने ही समय में 6000 रुपए प्रति किलो पर गिरावट देखी गई है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सोने की कीमत में पिछले सप्ताह भी भारी गिरावट देखी गई, चांदी भी काफी कुछ सस्ती हुई है। अभी जो सोने का रेट और स्टेटस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सोना जो है 48,829 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, वही बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो पेट्रोल डीजल के रेट में भी तेजी देखी गई। अब आपको इस रेट में मिलेगा 1 लीटर तेल। जी हाँ, दरअसल आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं। और ऐसे में दोस्तों पेट्रोल और डीजल के रेटों में तकरीबन 28 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, नोएडा, जयपुर, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं, इस टेबल में, है ना। अगली खबर में बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं, जानकारी देखिए जरा। एक तो वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का पता चला कि जिन लोगों का O ब्लड ग्रुप है ना उनको कोरोना का खतरा सबसे कम है। और स्टडी में विटामिन डी को लेकर भी एक बात सामने आई है। देखिए जरा, देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। भारत समेत कई देश दोबारा चिंताजनक स्थितियों से गुजर रहे हैं। इसी बीच एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में मंगलवार को प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि टाइप O ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा सबसे कम होता है। ये एक वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का पता चला। इसके अलावा विटामिन डी और कोरोना वायरस संक्रमण के बीच संबंध को लेकर भी दावा किया जा रहा। इस शोध में यह बात सामने आई दोस्तों कि शरीर में कम विटामिन डी का स्तर होने से कोविड-19 का खतरा ज्यादा पाया जाता है। वहीं इससे इस बात का भी पता चला कि अगर शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा भी है तो भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम नहीं होगा। गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को विटामिन डी देने से उनके ICU में न जाने या अस्पताल में उनका समय कम होने से संबंधित कोई मदद नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब सिंपली है, विटामिन डी तो हमें किससे मिलता है? धूप में बैठने से मिलता है। तो आप नॉर्मल बैलेंस मात्रा में उसको लेते रहे, ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना से जुड़ा और एक अपडेट है कि हमेशा रह सकती है मास्क पहनने की जरूरत। जी हाँ, देखिए जरा,
चौंका देने वाला बयान निकल कर आ रहा ICMR प्रमुख की तरफ से कि हमेशा आपको लाइफ टाइम मास्क पहनना पड़ सकता है। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना की सावधानियां जारी रखनी पड़ेगी। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख प्रोफेसर बलराम भार्गव कहते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई से संबंधित सावधानियां हमें बरतनी ही रहनी पड़ेगी। चाहे टीका आ भी जाए ना, उसके बाद भी मास्क पहने ही रहना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भार्गव ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक वेबिनार में ये बात कही है। ये भी ICMR प्रमुख है, कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं है कि टल्ला मार दिया, यूं ही तुक्का मार दिया, ऐसे नहीं ना। इनका बयान निकल कर आ रहा था, आखिर कुछ न कुछ बात में वजन होगा, ये समझिए आप। मतलब वैक्सीन आने के बाद भी हमें सावधानियां रखने की जरूरत पड़ सकती है, तो जरा सोचिए अभी हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। सो प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स दैट मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें। कहीं भी बाहर जाएं मार्केट वगैरह में तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन बातों का अभी भी आप सीरियसली ध्यान रखें, ठीक है ना, हल्के में ना लें इन चीजों को। और बाकी दोस्तों और एक अपडेट ये आ रहा कि संस्थानों का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन विकसित करने में जुटी 3 टीमों के साथ संवाद करेंगे। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जगहों का दौरा किया था, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद, जहां पर अलग अलग वैक्सीन निर्माण से जुड़े संस्थान जो हैं उन पर गए थे PM मोदी और स्टेटस चेक किया था वैक्सीन का निर्माण क्या कुछ चल रहा। और ऐसे में उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है कि वैक्सीन विकसित करने में शामिल 3 टीमों से आज वो बातचीत भी करेंगे। सोमवार को आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बातचीत होगी और देखते हैं इस बातचीत में क्या कुछ डिसीजन, निर्णय, खुलासा देखने को मिलता है। अपडेट में आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल और एक खबर देखिए कि 30 नवंबर से भारत करेगा SCO समिट की मेजबानी। 6 देशों के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे, ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में 6 देशों के प्रधानमंत्री भाग लेंगे और भारत की मेजबानी में सोमवार को आयोजित इस बैठक में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेंगे, जबकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मामलों के संसदीय सचिव करेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि भारत जो है वो 2017 में इस प्रभावशाली समूह का पूर्ण सदस्य बना था और उसके बाद पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने जा रहा। शिखर सम्मेलन डिजिटल तरीके से होगा, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। तो ये कुछ अपडेट चल रहा। और साथ ही खबर है कि शादी ब्याह की अब ऑनलाइन इजाजत मिल जाएगी, स्कूल खोलने का भी समय बदल दिया गया। खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के दौरान वैवाहिक समारोह आयोजित करने वालों को अब किसी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था कर दी है। भोपाल जिले के निवासियों को शादी विवाह हो गया, सगाई समारोह हो गया, यहाँ पर ऑनलाइन इजाजत मिलने की सुविधा मिल गई है। तो ये अच्छी बात है, मोबाइल पर SMS आ जाएगा कि आपको अनुमति है या नहीं है, जो कुछ भी है। और एक खबर देखिए, दुनिया में कोरोना की लड़ाई में भारत सबसे आगे चल रहा है। PM मोदी के ये कदम बने नजीर। जी हाँ, भारत के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ रही है। देखिए जरा, दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा। तमाम देश जहाँ कोविड महामारी के बढ़ते आंकड़ों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारत ने कोरोना पर पूरी तरह से पकड़ बना रखी है। भारत में जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है वह हर एक देश के लिए नजीर बन गया। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में कोरोना के कम होते मामलों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि भी दिखाई देती है, क्योंकि कुछ लॉकडाउन वगैरह के जो सख्त कानून लागू किए थे उन्हीं का आज अच्छा नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में केस आना अब धीरे धीरे कम हो रहे तो हम लापरवाही करना शुरू कर दें। नेवर, ऐसी लापरवाही गलती हम कभी नहीं करेंगे, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से। तो भारत के लिए अच्छी बात है, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। बिल्कुल इंडियंस होने के नाते, हिंदुस्तानी के नाते एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो पर। और सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना भारत में, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 के लगभग नई बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद 94,30,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जबकि 4,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस भी चल रहे हैं। वहीं 88,44,000 से ज्यादा केस भारत में ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,37,000 से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए, कानून की अवहेलना कर रही बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां। केट ने PM मोदी को पत्र भी लिखा है इसको लेकर। दरअसल हमारे देश की जो बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां ना, देश की और फॉरेन की भी है शामिल, जिसमें जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह। तो केट का कहना है कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां कानून की नीतियों का अवहेलना कर रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया। देखते हैं दोस्तों PM मोदी की तरफ से केट को क्या रिप्लाई आता है, मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल देखिए एक अगली खबर दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि iPhone 12 बनाने की लागत जो है ना, वो इसकी कीमत से आधे से भी कम है। जी हाँ, आखिर देखिए इनके पार्ट्स की कीमत कितनी होती है। दरअसल एप्पल ने अपनी लेटेस्ट iPhone 12 सीरीज में iPhone 12 प्रो मैक्स और मिनी वगैरह को लॉन्च किया था, आपको पता होगा हाल ही में इवेंट के दौरान। और ऐसे में खैर टोक्यो बेस्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट फोमर होथ टेक्नो सॉल्यूशंस के सहयोग से निक्केई की एक नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि iPhone 12 जो है ना, उसके मटेरियल की बिल ऑफ लागत जो है ना, उसकी टोटल प्राइस जो है ना, वो iPhone 12 की कुल कीमत से आधी से भी कम है।
जरा सोचे दोस्तों कि कितना सीसीसी काट रही है आपका कंपनी जो है, समझ गए होंगे आप। मतलब एप्पल कंपनी वाकई में लूटा मारी तो बहुत ज्यादा करते हैं, हालांकि प्रोडक्ट्स भी अच्छा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के पैरेलल में अगर प्राइस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है ये। खैर शौक अपना अपना होता है, चॉइस अपनी अपनी होती है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे तो आप चॉइस कर सकते हैं एप्पल को। अगली खबर देखिए, रीट शिक्षक भर्ती 2018 में नियुक्त से वंचित बेरोजगारों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए जरा, रीट परीक्षा 2018 में नियुक्त से जो वंचित रह चुके 3500 बेरोजगारी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा विभाग को दूसरी सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद से विभाग ने दूसरी सूची को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। तो ये वाकई में अच्छी बात है इन हजारों स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। 1 दिसंबर को इसमें मतदान होगा, यानी कि कल ही वोटिंग वगैरह का प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। आपको पता होगा कल ही जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सेकंड ओडीआई सीरीज थी, दुख की बात है कि इस मैच की सीरीज के दूसरे मैच में भी भारत हार चुका। इंडिया को 51 रनों की मात मिली है। आखिरकार टीम इंडिया ने मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे सीरीज गंवाई दी है, क्योंकि 3 में से 2 में हार गया तो पूरी सीरीज गए हाथ से। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरा मैच जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 390 रनों का बड़ा लक्ष्य पीछा करने उतरी विराट ब्रिगेड निर्धारित 50 ओवर में 338/9 रन ही बना सकी। तो खैर खेल हो जाता है ऊपर नीचे। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली खबर है, 2 दिन बाद बदल जाएगा बैंक से जुड़ा ये जरूरी नियम। अब रात दिन आपको ये सुविधा मिलेगी। हालांकि ये नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि दोस्तों 1 तारीख से इस नियम में बदलाव होने जा रहा, तो एक बार फिर से बताना मेरा फर्ज बनता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर आप भी ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अगर आपको जरूरत पड़ती है ना, जैसे IMPS, RTGS, NEFT वगैरह वगैरह, तो अच्छी बात यह कि अब RTGS को आप 24/7/365 कभी भी कर पाओगे। इतने दिन नियम यह था कि RTGS जो अगर अपन घर बैठे ऑनलाइन करते हैं ना, तो वो सिर्फ बैंकिंग टाइम में हो पाता है, राइट। लेकिन अब आप 24/7 कभी भी RTGS को कर पाओगे। तो RBI ने ये नया नियम लागू कर दिया और 1 तारीख से ये नियम लागू भी हो जाएगा, 1 दिसंबर से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के डॉक्टरों ने कितना कमाल करके दिखाया। लखनऊ के KGMU के डॉक्टरों ने इतिहास रच दिया, सर्जरी कर जन्म से पहले ही आपस में जुड़े राम और श्याम को अलग कर दिया। दरअसल आपने कई बार ऐसे केसेस तो देखे होंगे कि 2 बच्चे जो होते हैं उनकी गर्दन चिपकी हुई होती है या कुछ के पैर चिपके हुए होते हैं। ऐसे बच्चों का जब जन्म हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर सर्जरी सफल नहीं कर पाते, तो फिर पूरे लाइफ टाइम तक उन दोनों बच्चों को साथ साथ रहना पड़ता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, राइट। ऐसे में दोस्तों उन बच्चों को या तो जिंदगी भर साथ में रहना पड़ता है और कई सारे केसेज में तो दोनों बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो एक ऐसा ही वाकया था जब माँ के गर्भ में ही पता चल गया कि दोनों बच्चे जो है जुड़वा और चिपके हुए हैं, तो डॉक्टरों ने सर्जरी की गर्भ में ही, जन्म से पहले ही। और गुड न्यूज ये है दोस्तों की सर्जरी सफल रही है। भारत में पहला ऐसा गजब का केस देखा गया और भारत के डॉक्टरों ने इसे हैंडल भी किया। दैट्स ग्रेट, इंडिया के लिए अच्छी बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया के लिए अच्छी बात है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो या शेयर कर दो या सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो। नहीं 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 नहीं, बार बार ऐसा नहीं। मुझे पता है मैंने आपको पहले बोल दिया और आपने कर भी दिया होगा, है ना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, है कि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स मिलते रहेंगे, है ना। और अगली खबर में बात करें दोस्तों, तो अगर आप कुछ खरीदने वगैरह की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको बता दूं फ्लिपकार्ट के ऊपर 1 दिसंबर से सेल शुरू होने जा रही है। इस महीने की सबसे बड़ी सेल होगी, जहां 70% तक भी आपको डिस्काउंट कई सारे प्रोडक्ट पर देखने को मिलेगा। 1, 2, 3 दिसंबर तक ये सेल चलेगी, ठीक है। तब तक आप खरीद सकते हैं कुछ भी। और अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खबरें फटाफट से आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिकों ने डेटा संग्रह करने वाला दुनिया का सबसे छोटा डिवाइस बनाया, बदलेगी कंप्यूटिंग की दुनिया की तस्वीर। जी हाँ, डेटा संग्रह करने वाले डिवाइस की जब अगर बात करूँ ना मैं, तो आपको पता होगा अभी तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज आती होगी कि पेन ड्राइव जिसमें डेटा हो सकता है। 8 GB का भी होता है, 32 GB का भी, 64 GB का, 128 वगैरह वगैरह। बहुत सारे आजकल पेन ड्राइव अवेलेबल है जो बिल्कुल एक छोटे से आपकी पॉकेट में रख सकते हो आप उन्हें आसानी से। उनमें भी काफी ज्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। जबकि आज से सिर्फ कुछ ही सालों पहले टेक्नोलॉजी कितनी पीछे थी कि हमें CD ड्राइव, DVD, फ्लोपी डिस्क वगैरह इनका यूज करना पड़ता था। हो सकता है आपने तो उनको देखा भी ना हो या देखा जरूर होगा अगर आप टेक्नोलॉजी से पुराने समय से जुड़े हुए हैं तो देखिए जरा कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव हुआ। और अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बहुत ही माइक्रोचिप बनाई, जिसमें बहुत ही ज्यादा मेगा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, TB से भी ज्यादा। तो ये वाकई में 25 टेराबाइट्स तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं इस डिवाइस में। और साइज कितनी, ओनली 1 वर्ग सेंटीमीटर चिप, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो बनाओगा ना, उतनी सी चिप में 25 TB डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। जरा अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा जो पेन ड्राइव होता है ना, उसमें तो आप 100 TB से भी ज्यादा डेटा सेलेक्ट कर पाओगे। वाओ, दैट्स वाकई में गजब का आविष्कार है दोस्तों। अगर ये जो मार्केट में आ गया ना, तो स्टोरेज डेटा करने की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, समझो। अभी आपको पता होगा 1 TB की हार्ड डिस्क लगाते हैं तो कितनी बड़ी होती है, मतलब 25 GB का डेटा ओनली एक चिप में, है ना। अच्छी बात। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, गूगल फोटोज के लिए हैंडी टूल आया है, जिसमें आपको 15 GB स्पेस बचा सकते हैं और समय भी बचेंगे। आप
आपको फोटोज को आप अपनी प्रोफाइल में जो आसानी से उनको यूज कर पाओगे। तो गूगल फोटोज की तरफ से ये नया अपडेट है। और साथ ही खबर देखिए जरा, बहुत ही अच्छी खबर है। सोनू सूद के प्रवासी रोजगार ऐप को 250 करोड़ रुपए का निवेश मिला। प्रवासियों को जॉब दिलाने में ये एप्लीकेशन मदद करता है। सोनू सूद ने बनाया था। आपको पता होगा लॉकडाउन के बाद से ही सोनू सूद काफी फेमस और सुर्खियों में भी रहे हैं, क्योंकि इनका जो दिल है, ऐसा दिल मैंने आज दिन तक किसी बॉलीवुड स्टार में नहीं देखा। वाकई में अगर आप भी सोनू सूद के फैंस हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर कुछ न कुछ 2 शब्द इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वाकई में दोस्तों सिर्फ फिल्मों के ही हीरो नहीं है, ये रियल लाइफ के भी हीरो है। दिल से मैं इनको लाइक करता हूँ, सैल्यूट है ऐसे बंदों को जो वाकई में गरीबों की मदद करते हैं इस दुनिया में। हालांकि और भी करते हैं बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनके अलावा और कोई नहीं करते हैं, लेकिन इनका दिल ही काफी अलग है, कहना ही अलग है। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि क्या बताऊं आज कमेंट करके। आपकी इच्छा हो जो आज कमेंट में लिख दो। यही है आज का माइंड की सवाल। जो आपकी इच्छा, जो आपके मन में, जो आपके दिल में है ना, कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप अपने डीएलएस भाई के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।